नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है मार्गदर्शक। और मैं हूं आपके साथ एकता एंड मेरे साथ हैं आज ममता अवस्थी मैम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एनवायरनमेंट को हम इतना हार्म करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है कि हम वो करते हैं। एंड इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो एक ग्लोबल वार्मिंग नाम का फैक्टर है वो हमारी लाइफ से जुड़ गया है। जी हाँ, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ एकता। ग्लोबल वार्मिंग एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, थ्रू आउट द ग्लोब चल रही है और इसकी वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको हम रोज बियर कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। पर नॉर्मली कॉमन मैन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। जी मैम, जैसे कि ये वर्ड है ग्लोबल और वार्मिंग, तो ग्लोबल इज अ वर्ड जो हम अर्थ का एक छोटा सा मॉडल होता है, अगर वो गर्म हो रहा है मींस अर्थ इनडायरेक्टली जो वार्म होती जा रही है उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। जी हाँ, अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, चाहे वो पानी का हो लेवल, पानी का टेम्परेचर हो या सरफेस का टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बढ़ने की प्रोसेस को वार्मिंग कहा जाता है। जी। और थ्रू आउट द ग्लोब अर्थ के सरफेस का लेवल बढ़ रहा है जी, इसीलिए ये ग्लोबल वार्मिंग है। मैम बट मुझे यहाँ थोड़ी सी समझने में दिक्कत है। धरती अभी भी वही है, लोग अभी भी वही हैं एंड सूरज तो वही है, तो पहले में और अब में क्या अंतर है? पहले भी यही सारी प्रोसेस होती थी, अभी भी वही सारी प्रोसेस होती है, दोनों में अंतर क्या है? अब किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? देखिए, पहले भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह सिर्फ एक ही है और वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी। ये इफेक्ट जो है ये बेसिकली सन से आने वाली रेडिएशंस की हीट को, गर्मी को, ऊष्मा को बचा के रखना या अर्थ के सरफेस के पास उसको प्रोटेक्ट करके रखने की प्रोसेस होती है। कुछ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक कार को बंद करके धूप में छोड़ दिया। जी। अब धूप की वजह से वो कार गर्म हो गई, लेकिन जब आप उसमें बाद में अंदर बैठते हैं तो आपसे वो हीट बियर नहीं होती जी, वो काफी गर्म हो जाती है, बाहर की हीट की वजह से वो अंदर से भी गर्म हो जाती है, क्योंकि जो ग्लास लगा हुआ है वो उस हीट को वापस नहीं जाने दे रहा। जी। वैसे ही कुछ हमारे अर्थ के सरफेस पे भी हो रहा है। सन से आने वाली रेडिएशंस अर्थ के सरफेस से टकरा रही हैं, वो अपनी एनर्जी, अपनी ताकत टकराने की वजह से खो देती हैं, जिस वजह से वो वापस नहीं जा पा रही हैं और एटमॉस्फेयर और अर्थ के अंदर ट्रैप हो जा रही है। मैम जैसे बात की जाए, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बट आप यहाँ कह रही हैं गैसेस होती हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अकेली गैस नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस है, इसके अलावा भी मीथेन है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस, जो हमारे लिए फायदे की चीज है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन ये सारी गैसेस बल्कि ज्यादा हार्मफुल है। अगर आप डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को कम ट्रैप करता है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस ज्यादा ट्रैप कर रही हैं। जी। लेकिन इन गैसेस का बाकी जो अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, इनका वॉल्यूम बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एबंडेंस में पाई जा रही है। इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कि हम उसको एक अकेला गुनहगार मान लेते हैं कि हीट बढ़ने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। जी। बाकी लेकिन हीट बढ़ने का सभी ये सारी ही गैसेस जो है, जो मैंने आपको बताई, वाटर वेपर है या नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं या फिर मीथेन है जी, और क्लोरोफ्लोरो गैसेस हैं। हाँ, ये सारी जो गैसेस हैं ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं हीट बढ़ाने के लिए। हमें थोड़ी सी अवेयरनेस लानी होगी और टेक्निकल पॉइंट पे हमें खुद को ठीक करना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द ओनली थिंग और बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम उसे जो है अकेले पकड़ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट बढ़ाई है। जी मैम, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, लेमैन जो होता है उसके कारण भी ये होता है एंड लेमैन इज डूइंग दैट एंड उसे ही सफर भी करना पड़ता है। वी पीपल आर डूइंग दैट और उसके ड्रॉबैक्स हमें ही देखने पड़ रहे हैं। तो ड्रॉबैक्स की बात हुई है, तो ऐसे आप मुझे बता सकती हैं मेजर ड्रॉबैक्स क्या होंगे इसके? हम अपने आप ही एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं कि आजकल आप देखिए सीजन्स जो हैं उनका ड्यूरेशन बदल चुका है जी। कभी बहुत बारिश होती है, कभी बिल्कुल बारिश नहीं जी, जो सीजन्स है वो शिफ्ट भी होते जा रहे हैं। दिसंबर के महीने में लोग AC ऑन करके सो रहे थे जी। अब ऐसा हो गया है कि साल में जो है 8 महीने गर्मी ही गर्मी आपको फील होती है। ठंड पड़ती है, कम देर के लिए पड़ती है, पर जब पड़ती है तो अनबियरेबल हो जा रही है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज्यादा पड़ रही। ये सारी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, इनका कारण ग्लोबल वार्मिंग है।
जी, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो साइकिल है वो चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। साइकिल भी चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। जी मैम, जैसे कि साइकिल चेंज की बात की, रेन में भी इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। पहले कुछ ईयर्स पहले रेन नहीं हो रही थी, अब रेन इस साल जो है वो एक्सट्रीम लेवल में हुई है, एक्सट्रीम हो रही है। ये बता रहा है कि जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, वो हमसे नाराज है और वो अपनी नाराजगी किसी न किसी तरह से हमें दर्शाते जा रहा है। उसकी सहन शक्ति अब खत्म होती जा रही है और हम जो है इस फैक्ट को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड बात की जाए तो ये सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश, पूरे यूनिवर्स में हमारे जो प्लैनेट है उसकी समस्या है। हाँ, ये पूरे ग्लोब की समस्या है जी। ये इंसानों की ही समस्या है ऐसा नहीं है जी। ये पेड़ पौधों की, जानवरों की, इंसेक्ट्स की, हर एवरी लिविंग बीइंग की ये प्रॉब्लम है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ये गैसेस हमेशा हार्मफुल हैं ये कहना गलत है, क्योंकि हमारे अर्थ पे अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस होती ही नहीं या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही नहीं तो आप समझ लीजिए कि हमारे प्लेनेट पे भी लाइफ नहीं होती। जी, मींस इसका होना भी जरूरी है और ज्यादा होना हानिकारक है। जी। वो बात वही है कि आपने खाने में नमक डाला है जी, और अगर नमक की मात्रा सही है तो खाना बहुत स्वादिष्ट है जी। नमक की मात्रा अगर हल्की सी ज्यादा है तो आप टाल जाते हैं, बियरेबल है, खा लेते हैं जी। लेकिन अगर और ज्यादा हो गई तो आप किसी हालत में उस खाने को नहीं खा पाएंगे। एंड हम, मेरे ख्याल से हम थर्ड फेज में हैं, जहां पर में आ चुके हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है एंड वी हैव टू टेक अ स्टैंड ओवर इट। बिल्कुल। और इसमें केवल हमारी देश के लोगों का कंट्रीब्यूशन है ऐसा नहीं है जी। मैं तो कहूँगी एडवांस देशों के लोगों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाने में, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम कंजम्पशन ज्यादा है। उन्होंने हर तरह से एयर कंडीशनर, वाटर हीटर्स, हर कुछ यूज़ कर करके जो है किसी भी तरीके से उन्होंने एनवायरनमेंट को फेवर नहीं किया है, एनवायरनमेंट को उन्होंने नुकसान ही पहुंचाया है। मींस ईच एंड एवरी पर्सन इज रिस्पांसिबल फॉर इट। एवरी पर्सन इज रिस्पांसिबल। मेरी सारी क्वेरीज सॉल्व करी एक्चुअली मैम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। मैम, अभी मेरे जो ग्लोबल वार्मिंग के सारे चैप्टर्स थे, मेरे माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज विद द इफेक्ट्स, हजार्डस इफेक्ट्स जो होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आम आदमी सोचता है कि सिर्फ सीजन शिफ्ट हो गए हैं तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा नुकसान जी, मैं सोचती हूँ पहले मैं स्वेटर दिसंबर में पहनती थी, अब जनवरी फरवरी में पहन लूंगी, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जी हाँ, लेकिन सब्जियों में स्वाद अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद से ही जो है मटर मीठी होगी और गाजर मीठी होगी। जी, अब हम सब वो धीरे धीरे हम उसके आदतन हो गए हैं और हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका इफेक्ट सिर्फ ये नहीं है। जी, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत ही ग्लोबल लेवल पे है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो पोल्स के ऊपर आइस जमा हुई है जी, वो आइस इस गर्मी की वजह से मेल्ट होती जा रही है जी। उसके मेल्ट होने की जो रेट है, गति है, वो बहुत तेज हो गई है जी। उस वजह से अब ऐसा हो जाएगा कि वहाँ पे आइस बचेगी ही नहीं जी। तो जो एनिमल्स उस आइस में जीने, जैसे जो प्यारे प्यारे पोलर बियर्स हैं, पेंगुइन्स हैं, इनके पास घर नहीं बचेगा जी रहने के लिए। जी। तो ये प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। जी मैम, बट आप कह रही हैं कि बर्फ पिघलती जाएगी एंड समुद्र में मिलती जाएगी, बट क्या ये उनके लिए प्लस पॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर लेवल तो बढ़ रहा है एंड वाटर लेवल बढ़ना इज एन गुड थिंग फॉर अस। वाटर लेवल बढ़ना इज ए गुड थिंग, पर वही बात है, नमक ज्यादा हो रहा है। वाटर लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर सुनामी, तूफान, हरिकेन्स, ये सब होने ही होने हैं, जिसके जो हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ बार बार ये होते चले जा रहे हैं। और वाटर लेवल बढ़ने से एक और नुकसान जो हो रहा है, वो ओशन का जो पानी होता है वो नमकीन होता है। अगर स्नो का पानी पिघल के उसमें मिलेगा तो उसमें जो नमकीन बना है वो कम होते जा रहा है जी, जिस वजह से बहुत सारी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो उन्हें आदत होती है नमकीन पानी में रहने की, पानी में ही जी पाते हैं। कई मछलियां हैं, कई पौधे हैं, कई कोरल्स हैं जो नमकीन पानी में ही अपने आप को जीवित रख पाते हैं। वो सारी प्रजातियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। एंड इट इज अ गॉड गिफ्ट, जो इतनी सारी स्पीशीज हमारे साथ हैं, वो गॉड गिफ्ट है, हम उसे डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ये सब देखिए, हर प्राणी जो है यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोसिस्टम को बैलेंस करने में।
तो अगर हम इकोसिस्टम को ही बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो लाइफ का एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है जी। एंड अगर बात की जाए पर्सनल प्रेफरेंस की, तो वो सफेद बर्फ देखने में भी काफी खूबसूरत बहुत लगती है। खूबसूरत है, सफेद रंग की होती है, जी। आने वाली रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट करती है, मिरर की तरह बिहेव कर रही है। अगर वो बर्फ नहीं है तो सब तरफ डार्क कलर्स हो जाएंगे और हीट रेडिएशंस फिर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब कि सतह पर ही नहीं, सतह के अंदर भी गर्मी बढ़ने लगेगी जी। तो वो तो सिचुएशन और भी ज्यादा हमारी जो अर्थ है वो इनर कोर से गर्म होती जाएगी एंड दैट वुड आल्सो कॉज टू द वोल्केनो इरप्शन। इट इज गोइंग टू कॉज टू इट। वोल्केनिक इरप्शंस भी एक नेचुरल डिजास्टर में ही आते हैं जी, जो जिसका कारण भी हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, और दोनों है, वाइस वर्सा है। वोल्केनिक इरप्शंस के साथ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं जी, और वोल्केनिक इरप्शंस बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो कुल मिला के दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूं, सुनने में लगता है कि वोल्केनो जो है वो बहुत बड़ा ह्यूज कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनवायरनमेंट को नुकसान करने में, तो ऐसा नहीं है। हम इंसान सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेल मैम ने ये बहुत कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मुझे जब से पता चला है मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। एंड आई होप जितने लोग देख रहे हैं उन्हें भी ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो भी हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को तबाह करने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैम जैसे आपने कहा कि हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेल मैं तो एटलीस्ट जान लेती हूँ कि मैं किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो मैं कल से वो चीजें नहीं करूंगी। देखिए हर इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप जब भी कोई भी गाड़ी निकालते हैं और चलाना शुरू करें, अगर वो गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, तो आपका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं, एसी ऑन किया, वाटर हीटर्स को आपने यूज किया, डिस्पोजेबल मटेरियल्स को यूज किया, तो ये सभी जो है ये आपके छोटे छोटे एक्ट हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। ये छोटा छोटा परसेंटेज मिलके एक बड़ा परसेंटेज बना। पॉलिथीन यूज करना, आप बिना पॉलिथीन, कितने भी गवर्नमेंट कोशिश करे पर पॉलिथीन का यूज कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये सारे कंट्रीब्यूशंस हम दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। वेल इन सब का छोटा सा हल ये हो सकता है कि आज से गाड़ी बंद, एसीज बंद, हीटर्स बंद एंड पॉलिथीन्स भी बंद। तो प्लीज लोग, सारे लोग, अभी न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर बहुत पास में है, रेजोल्यूशन ले लीजिए कि हम लोग पॉलिथीन्स और ये सारी चीजें नहीं करेंगे। आप अगर नहीं करते हैं जी, आप कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम कार पूलिंग करें। मैं इंदौर में कई बार ये चीज देखती हूँ, इंदौर ही नहीं सभी शहरों में होता होगा कि पूरी एक बड़ी सी गाड़ी में सिर्फ एक इंसान बैठा होता है। ये बड़ी वो ट्रैफिक में भी समस्या होती है कि एक इंसान के लिए हम पूरी उतनी जगह घेर लेते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते कि उसी डायरेक्शन में जाने वाले लोगों को अगर हम थोड़ी सी मदद कर सके तो शायद हम इकोनॉमिकली तो जितना एडवांस होंगे ही, लेकिन साथ में हम जो एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन हम रियलाइज ही नहीं करते हैं। ऐसे ही आप जो घर में बल्ब लगाते हैं, उन बल्ब्स की जगह अगर आप CFL बल्ब्स यूज करते हैं तो CFL की जो लाइफ होती है वो नॉर्मल बल्ब से 10 टाइम्स ज्यादा होती है। एनर्जी कंजम्पशन उसका 2/3 होता है जी, 70% लेस एनर्जी वो कंज्यूम करता है, और वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को तो कम करेगा ही करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर को भी बचाएगा। वो गर्मी भी कम प्रोड्यूस करता है जी, नॉर्मल बल्ब ज्यादा गर्म हो जाता है, CFL कम गर्म होता है। तो ये एक छोटा सा और आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग। जी मैम ने मुझे एक रेमेडी बताई। मैम मैं आपसे और जानना चाहूंगी, गाड़ी की तो आपने मुझे बात कही, तो मैं कोशिश करूंगी कि कल से मैं साइकिल चला सकूं। देखिए गाड़ी में भी आप अगर गाड़ी यूज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर गाड़ी के टायर में हवा सही मात्रा में है जी, तो उसकी एफिशिएंसी 3% बढ़ जाती है। मींस हमें एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत छोटी बातें हैं जिनको अगर हम अवॉइड करें तो फिर हम उससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। मैम बट जैसे कि आपने बात की थी एसी की, एसी के जरिए हम खुली हवा में ज्यादा रह सकते हैं जी, एंड हीटर्स की बात की थी, अपने घरों को आप थोड़ा सा इंसुलेटेड रखिए तो आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप थोड़ा सा अगर ठंड में भी अपने घर को बंद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको हीटर्स यूज करने की। ऐसे ही आप कोशिश करके देखिए, और थोड़ा सा अपने आप को अगर कंट्रोल लाइफ रख सके तो एक्रिलिक पेंट्स है, वार्निश है, इन चीजों को कम यूज करिए। पेंट्स व्हिच आर बीन अवेलेबल इन द मार्केट, जो जिससे ग्लो बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं। आप इको फ्रेंडली पेंट्स यूज करिए,
वार्निश को कम से कम यूज़ करिए, और साथ में आप कोशिश करिए कि आप जो है अपने आप को एनवायरनमेंट के पास रख सकें। बच्चों को ट्रैकिंग पे ले के जाइए बजाय घर में बैठ के टीवी देखने वो के। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करिए, क्योंकि आप जितना प्रकृति के पास रखेंगे, उनको प्रकृति से प्यार करना सिखाएंगे, उतना ही वो प्रकृति को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नेचुरल स्टेप हर आदमी ले सकता है। मैम ये तो स्टेप बात हुई जो हम कर सकते हैं, और एक चीज है जो हम कर सकते हैं, जो हमें बिल्कुल हर हालत में डिस्कस करना है, ट्री प्लांटेशन है। जी, वो मैंने सीखा था, मेरे एक सर ने कहा था कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के जमाने में शायद वो नंबर बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। अगर आप थोड़ा सा भी निकले, हिमालयन ट्रैकिंग वगैरह पे निकलेंगे, तो आपको बताया जाता है कि अब आप जंगल के एरिया से निकलने वाले हैं जी। लेकिन जब आप एक्चुअली उस जगह को क्रॉस करते हैं तो आपको जंगल जैसा कुछ दिखे जी, वहाँ 2-4 चुनिंदा पेड़ होते हैं, हमें लगता है इतना छोटा सा जंगल जो है। हम किताबों में चित्र में जंगल सोचते हैं, देखते वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ लताएं होती हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, वो आजकल बहुत कम देखने मिलता है। बहुत रेयर सीन हो गया है अब हमारे साथ, और इसीलिए प्लांटेशन जो है वो बहुत हाई लेवल पे चाहिए। इसमें भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ट्रीज होते हैं वो ट्रीज दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए वो उनका खाना प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें हर ट्री जो है वो ऑक्सीजन देता है, रिलीज ये जो हमने बचपन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन वो हमारे लिए देते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं दिन में जी। और रात में कई मैक्सिमम प्लांट्स जो है रात में ऑक्सीजन लेते हैं थोड़ी सी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, पर वो रेट बहुत कम होता है जी। पर आपको ये भी बता दें कि हमारे शास्त्रों में तुलसी और पीपल जी, और ये 2 पेड़ों की बड़ी पूजा की गई है, अगर आपने ध्यान दिया है तो उसका कारण यही है कि तुलसी और पीपल के जो पेड़ हैं ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं जी। ये कभी भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते। एंड पीपल के पेड़ का बड़ा ही एक और यूजफुल होता है कि उसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं और वो वाटर भी होल्ड करता है, जिससे ग्राउंड लेवल वाटर भी बढ़ता है। इसीलिए इनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि ये ऑक्सीजन देते हैं, ये जीवनदायी पेड़ है हमारे। ये इन्हें आप तुलसी के पौधे को आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है जी। मैम ये तो बात हुई कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सरकार कर रही है हमें इस चीज से बचाने के लिए? देखिए, सरकार ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं इंडिया में, तो वो स्टेप्स कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने सीएनजी को प्रमोट किया है। आपको पता होगा कि सीएनजी जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो भी एक्चुअली पेट्रोलियम से ही फॉसिल फ्यूल ही एक तरीके से प्रोडक्ट ही है, लेकिन सीएनजी के अपने एडवांटेजेस हैं। एक तो ये बिल्कुल ही क्लीन फ्यूल है, मतलब इसका कोई रेसिड्यू, कुछ जो आखिरी में तत्व बचता है वो हार्मलेस है एनवायरनमेंट के लिए। दूसरा, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है। ये गाड़ी, अगर आपने इसमें गाड़ी में ये लगाया तो गाड़ी आपकी फट से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, अगर सीएनजी स्टेशन पे भी आप गए हैं और अगर मान लीजिए थोड़ी सी गैस लीक हो गई जी, तो 11,500 के करीब इसका टेम्परेचर है इग्निशन, जिसपे की आग लगेगी, तो आग लगने की चांसेस बहुत जी, मैं वही पूछने वाली थी, बहुत कम है। नॉर्मल पेट्रोल पंप पे आप जाएं या फिर आप एलपीजी वाले पंप पे जाएं तो आग लगने के चांसेस बड़े होते हैं। सीएनजी हवा से हल्की होती है, तो जब वो अगर लीक होती है तो ऊपर चली जाती है। अगर वो ऊपर जाएगी तो वो ग्राउंड लेवल पे आग कभी नहीं लगेगी जी। मींस गवर्नमेंट जो है वो सीएनजी को प्रमोट कर रही है, प्लास्टिक ग्रीन बेल्ट्स को ग्रीन बेल्ट रीजन्स डिफाइन कर रही है, शहर में ग्रीनरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीन बेल्ट रीजन्स डिफाइन किए, जैसे ताजमहल है, ताजमहल को उन्होंने ग्रीन बेल्ट रीजन में डाल दिया है जी। ग्रीन बेल्ट रीजन का मतलब ये है कि आप वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे सिर्फ गार्डन्स, पौधे लगाने हैं और आपको वॉकिंग स्पेस रखना है। कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा। वो ग्रीन बेल्ट एरियाज जो है उसमें एग्रीकल्चरल मतलब आप थोड़ा बहुत पौधे से रिलेटेड काम कर सकते हैं, रोज प्लांटिंग, रोज फार्मिंग वगैरह, उसको कमर्शियल पर्पस से यूज नहीं करते। नेशनल पार्क्स देखिए गवर्नमेंट ने बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेवलप करी हुई है, प्रिजर्व कर रहे हैं ये लोग, तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हुए हैं। वेल, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है एंड हम, मैम ने मुझे सिखाया है तो आई एम श्योर आज से हम लोग भी अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड करने के लिए। मैम जी, मैं एक और सजेशन देना चाहूंगी जिसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है जी। ग्लोबल वार्मिंग को से बचने के लिए
दो चीजें हमें ज्यादा प्रमोट करनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कॉमन मैन हो। एक है बायोफ्यूल का यूज करना, बायोगैस का यूज करना, वो जिसे कहते हैं रेसिड्यूल जो होता है एनिमल्स का। देखिए एनिमल्स का जो रेसिड्यू होता है, जब आप जैसे जो बायोफ्यूल्स होते हैं ये जब सड़ते हैं तो ये भी मीथेन गैस को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, और मीथेन अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है जी। ठीक है। अगर हम इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर लेते हैं जी, तो हम उसको यूजफुल गैस में कन्वर्ट जी, वो जो हमारे लिए हार्मफुल था अब हमने उसे यूजफुल में कन्वर्ट कर लिया है, और उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मैम अभी काफी कंपटीशन था कि पहले रेट किसके बढ़ेंगे। जी हाँ। तो मेरे ख्याल से अब पेट्रोल के रेट कम होने का टाइम आ गया है, अब हमें जो अल्कोहल है उसे यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उससे बहुत सारी घर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लगेंगी कई लोगों के, एंड एटमॉस्फेयर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये भी आपको बता दूं कि इथेनॉल जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से भी मिलता है जी, लेकिन पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकलने वाला इथेनॉल अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता जी। उसमें एक तत्व है मीथेनॉल जी, वो बहुत हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है, अंधे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उससे। इसीलिए बेहतर है कि वो इथेनॉल यूज करें जो हम दवाइयों में डालते हैं जी। दवाइयों में इथेनॉल कम मात्रा में यूज किया जाता है इसीलिए वो फायदेमंद है जी। जो आम आदमी इथेनॉल पीता है जी, वो मात्रा ज्यादा है, नुकसानदायक है। तो उस इथेनॉल को हम अगर फ्यूल की तरह यूज कर सकें तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है फ्यूल के लिए। जी वेल मैम ने मुझे दो अच्छी चीजें बताई कि एक तो अल्कोहल, लोगों को अब मैं थोड़ा सा सजेशन देने वाली हूँ कि अल्कोहल को फ्यूल के जैसे यूज किया जाए। एंड मैंने मैम से आज बहुत सारी चीजें ये सीख ली कि कैसे मैं ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हूँ एंड कैसे मैं उससे ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए अपनी अर्थ को कैसे मैं कदम उठा सकती हूँ। अपनी तरफ से मैं अगर कंट्रीब्यूट करूंगी तो शायद मैं ज्यादा डिफरेंस ना कर पाऊँ बट एक आधी % तो डिफरेंस जरूर होगा। तो फॉर श्योर मैं कल से ये सारी स्टेप्स अपनाने वाली हूँ। एंड मैं आज शायद गाड़ी से ना जाऊँ, बट वो मेरी लाइफ का एक जुड़ा हुआ पार्ट हो गई तो मैं शायद अवॉइड भी नहीं कर सकती हूँ। वेल देखिए ऐसे केस में पब्लिक सर्विसेज को यूज करना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा वो है। चाइना जैसी कंट्री ने एक स्टेप लिया हुआ है कि वो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ये अपने पूरे कंट्री में ये कहा हुआ है कि जो आपके वर्किंग डेज है 5 वर्किंग डेज ऑफ वीक उसमें यू आर बाउंड टू यूज पब्लिक व्हीकल्स। दैट्स ग्रेट। और वीकेंड्स पे आप अपनी व्हीकल से घूम सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई कंपल्शन हम अपने कंट्री में डिसिप्लिन कर सके, ये हम कंट्री में कंपल्शन नहीं करते हैं, ये हम अपने आप में कंपल्शन कर लेते हैं तो वो काफी अच्छी बात होगी। वेल कल से मैं गाड़ी का यूज कम से कम करूंगी, एसी भी स्विच ऑफ करूंगी एंड बल्ब का भी उपयोग कम से कम करूंगी और कमरे से निकलते समय हमेशा सारे लाइट्स ऑफ करना है। देखिए मैम मुझे कितने प्यार से समझा रही है तो मैं ये सारी चीजें फॉलो करने वाली हूँ एंड मैंने सारी बातें नोट कर ली अपने दिमाग में एंड आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें नोट कर ली होंगी एंड कल से आप इन सारी बातों का ध्यान रखने वाले हैं। तो अभी मैं एकता ममता मैम के साथ विदा लेती हूँ एंड वादा करती हूँ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपके साथ फिर से मौजूद रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।